तो आपने देखा होगा कि जब सर्कल का एरिया या पेरीमीटर लिखते हो तो उसमें हम क्या लिखते हैं 2πr या तो फिर पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। तो ये नई आइटम पाई, आई तो आई कहाँ से, बराबर। तो ये पाई है ना, अल्टीमेटली सिंबल को ध्यान से देखो तो एक रास्ता है और नीचे दो पिलर रखे हैं, यानी कि ये क्या है, एक ब्रिज है जो दो सिस्टम को क्या करता है, मर्ज करता है, एक रोटेशनल को और दूसरा क्या करता है, लीनियर को। याद रखो रोटेशनल का प्रॉब्लम क्या है, अगर हम सर्कल स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट किया तो आफ्टर सम टाइम हम फिर से अपना जो पार्ट है वो रिपीट करेंगे, जबकि लीनियर में क्या होता है, कंटिन्यू तो कंटिन्यू होता है, उसमें रिपीटेशन का जो ऑप्शन होता है वो सिलेक्टेड कंडीशन में होता है, हर बार होता नहीं है अंदर, समझ में आ रहा है। जबकि रोटेशन में हर बार क्या होगा, आफ्टर सम टाइम आपका रिपीटेशन ही होगा, यानी कि रोटेशनल की जो वैल्यू है ना वो क्या है, फिक्स है, लिमिटेड है, जबकि उसके सामने लीनियर है, उसका जो रेंज है वो क्या है, इनफाइनाइट तक है अंदर, बराबर। तो अगर हमको इसके डेटा को लीनियर मोशन में यूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो हमको ये दोनों को ज्वाइन करता एक ब्रिज चाहिए। तो फाइनली ये जो पाई हम लिखते हैं, ब्रिज बोलते हैं, वो कौन से सिस्टम को ज्वाइन करता है, रोटेशनल को लीनियर के साथ ज्वाइन करता है, या तो फिर हम बोल सकते हैं कि डिग्री सिस्टम को डेसिमल सिस्टम, यानी कि हम जो नॉर्मली 3.4 ये सब लिखते हैं, नॉर्मल हमारा जो डिजिट सिस्टम है उससे वो क्या करता है, हमको कनेक्ट करता है, बराबर। लीनियर में ये जो वैल्यू है वो रेडियन में ली जाती है, जबकि रोटेशन में ये जो पाई है उसकी वैल्यू किस में ली जाती है, डिग्री ली जाती है। और फाइनली सब कैलकुलेशन करके हमको पता चल गया कि डिग्री में पाई की वैल्यू चेक करते हैं तो वो 180 डिग्री होती है, जबकि रेडियन में लिखे तो उनकी वैल्यू कितनी होती है, 3.14 होती है। तभी याद करो कि आप जब सरफेस एरिया यूज़ करते हैं तब पाई की वैल्यू 3.14 लिखते थे, पर आपने जब ट्रिगोनोमेट्री देखा होगा तो sin 30 का जो टेबल था, यानी कि टेबल था, उसमें sin 30 की जगह कभी कभी आपको ऐसा लिखा मिलेगा π/6, यानी कि पाई की डिग्री में वैल्यू 180 है, डिवाइड बाय आप 6 करोगे, 6 3 हो गया तो 30 डिग्री मिल गया कि ना मिल गया। यानी कि पाई की आप जब भी जरूरत हो वो उसी के हिसाब से वैल्यू, अगर आपको डिग्री में लेना है तो 180 ले लो और रेडियन में लेना है तो क्या ले लो, 3.14 ले लो, उस तरह से आप ले सकते हो अंदर, समझ में आया। तो याद रखना कि प्लेन एंगल है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 2π। क्यों, क्योंकि अगर हम एक सर्कल प्लॉट कर रहे हैं तो हमको पता है टोटल डिग्री कितना होता है, 360। अभी हमको पता है कि पाई की वैल्यू तो भाई कितनी है, 180 है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, यानी कि 2π करूंगा तो मुझे 360 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कोई भी प्लेन फिगर हो तो उसके लिए प्लेन एंगल की वैल्यू 2π से कभी ज़्यादा होगी नहीं। आप 4π भी लेते हो तो 4π अल्टीमेटली इक्विवेलेंट टू दी व्हाट, 2π ही रहेगा अंदर, समझ में आ रहा है। तो आपको क्लियर हो गया प्लेन एंगल क्या है फाइनली अंदर, समझ में आ रहा है, बराबर। अब आपको यहाँ पे डिग्री में से रेडियन में या तो फिर रेडियन में से डिग्री में कन्वर्जेशन करना हो तो आप क्या करोगे अंदर, बराबर। तो आपको पता है कि भाई 180 डिग्री लो, बराबर, तो उसको रेडियन में क्या लिख सकते हो, पाई रेडियन लिख सकता हूँ। तो आपको यही सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला के हिसाब से यूज करना है। सपोज आपको 30 डिग्री को रेडियन में करना है तो लिखने का 180 इक्वल टू पाई रेडियन, तो 30 इक्वल टू हाउ मच, क्रॉस प्रोडक्ट हो 30 इंटू पाई डिवाइड बाई 180, पाई बाई 180, यानी कि आपको डिग्री में से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो आपको पाई डिवाइड बाई 180 लिखना है अंदर, क्या लिखना है, पाई डिवाइड बाई 180। पर आपको रेडियन में लिख करना है तो पाई की वैल्यू रेडियन वाली लिखनी है आपको अंदर, समझिए। यहाँ पे हर बार पाई की वैल्यू आपको रेडियन में ही लिखनी है। और अगर आपको रेडियन में से डिग्री में जाना है तो 180 डिवाइड बाई पाई करना है और पाई की वैल्यू 3.14 जो है वो हम लिखेंगे यहाँ पे। तो आपको क्या होगा, इस तरह से ये फॉर्मूला से डिग्री में से रेडियन में या तो फिर रेडियन में से डिग्री कन्वर्जेशन मिल जाएगा। ये आपको कंपलसरी याद रखना है, क्योंकि ये चैप्टर नहीं, 11-12 के साथ बहुत सारे चैप्टर में आपको ये कन्वर्जेशन यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी अंदर। उसी तरह से सॉलिड एंगल क्या है अब, बराबर। तो सॉलिड एंगल क्या है, द एंगल सबटेंडेड बाय द एरिया ओके ऑन अ स्फीयरिकल सरफेस विद द सेंटर ऑफ द स्फीयर। सॉलिड क्यों बोला गया है, यानी कि वो जो ऊपर प्लेन एंगल 2 डायमेंशन का, तो सर 3 डायमेंशन के लिए भी कुछ होना चाहिए ना, तो ये सॉलिड एंगल 3 डायमेंशन का, वहाँ पे आर्क लेंथ सेंटर के साथ एंगल बनाता था तो आर्क लेंथ 1 डायमेंशन था, तो एरिया क्या होगा 2 डायमेंशन। तो यहाँ पे एरिया सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल बोलेंगे। तो आपके पास सपोज एक स्फीयरिकल सेल है तो उस पर आप अपने हिसाब से कोई एक एरिया ले लो, तो उसके जितने भी वर्टेज है उसको सेंटर के साथ ज्वाइन कर दो, तो आपको यहाँ पे जो एंगल मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं अंदर, क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल की फॉर्मूला उसी तरह है जैसे वहाँ पे लिखी थी, वहाँ पे आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस लिखा था, यहाँ पे एरिया होगा और डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर होगा अंदर, क्योंकि 2 डायमेंशन हमको चिपकाना ना यहाँ पे।
समझ में आ गया। और जिस तरह से वहाँ पे बात की थी कि भाई प्लेन एंगल 2 पाई से ज़्यादा नहीं हो सकता, उसी तरह सॉलिड एंगल 4 पाई से ज़्यादा नहीं हो सकता अंदर, बराबर। और आपको यहाँ पे सॉलिड एंगल का यूनिट की बात करूँ तो उसका हम रेडियन नहीं लेते, उसका हमने कुछ अलग सिंबल लिखा है, टी रेडियन ऐसा लिखते हैं अंदर। क्या लिखते हैं? टी, यानी कि रेडियन के आगे आपको एक वर्ड लगाना है STE, और शॉर्ट में हम ऐसा लिखते हैं, और रेडियन को हम R लिखते हैं या तो फिर RAD लिखते हैं अंदर। समझ में आ? अगर आपको 1 टी रेडियन चाहिए तो आपको क्या करना है, एरिया की वैल्यू 1 ले लो और रेडियस की वैल्यू भी 1 ले लो, तो आपको 1 डिवाइड बाय 1 स्क्वायर यानी कि 1 मिलेगा, या तब जाके आपको 1 टी रेडियन मिलेगा अंदर, बराबर। तो ये सॉलिड एंगल का कंसेप्ट है, वो आपको क्या होगा, हायर कॉलेज स्टैंडर्ड में आएगा। हमारे 11-12 फिजिक्स में इसका कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया नहीं है, ओनली 12th में एक थियरी दी हुई है जिसमें आपको सॉलिड एंगल की थियरी थोड़ी बहुत यूज़ करनी है अंदर, बराबर। अदरवाइज हमको ज़्यादा से ज़्यादा किसको यूज़ करना है, यहाँ पे प्लेन एंगल वाली थियरी को ही यूज़ करना है अंदर। समझ में आ रहा है। और दूसरा फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स पार्ट है वो है कि कभी कभी हम जब वैल्यू लिखते हैं तो हमको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय करके कुछ ऐसे वैल्यू मिलते हैं, 3433 इंटू 10⁵ ऐसा कुछ वैल्यू मिलता है। तो इसका हम क्या करते हैं, रिड्यूस फॉर्म करके साइंटिफिक नोटेशन में 3.43 इंटू 10⁸ ऐसा कुछ लिखते हैं अंदर। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट है तो उसका पावर यहाँ पे ऐड होगा। पर फिजिक्स बोलते हैं और भी इसको क्या करो, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो। तो उसके लिए उन्होंने यूनिट में कुछ अपग्रेडेशंस किया अंदर, और उन्होंने क्या बोला कि 10 के कुछ अगर आपको स्पेसिफिक पावर मिल रहे हैं तो उसको और कोई सिंबल से क्या करो, रिप्रेजेंट करो। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि हम कभी कभी बोलते हैं 10 मेगावोल्ट की बिजली आ रही है अंदर, यानी कि पावर प्लांट में इतनी बिजली प्रोड्यूस हो रही है। मेरे पास जो कैमरा है उसका जो है वो मेगापिक्सल है अंदर, ऐसा बोलते हैं 13 मेगापिक्सल। तो ये 13 मेगा क्या कर रहा है, ये देखो आपकी जो वैल्यू है बहुत शॉर्ट कर दी। इसका मतलब क्या होता है कि 30 इंटू 10⁶ पिक्सल है उसके, तब जाके उसको बोले। पर अगर ये चीज़ वो एडवर्टाइज करेगा तो हमको थोड़ा इनकन्वीनियंट लगेगा, पर उसकी जगह 13 MP बोलते हैं मेगापिक्सल, तो हमारे लिए इसको समझना और उसके साथ साथ उसको हमको उसका जो वैल्यू का एस्टिमेशन है वो हमको क्या होगा, क्लियर होगा अंदर, बराबर। तो साइंटिस्टों ने एक सिस्टम बनाया जो आपको केमिस्ट्री में भी मैडम ने शायद सिखा दी होगी, या तो फिर अगले टाइम आएगी अंदर, बराबर। तो आपको क्या करना है कि भाई 10⁻1 के हिसाब से डेका लिखना है। अगर आपको बाजू में 10⁻2 पावर तो उसमें आप हेक्टो लिख सकते हो, फिर 3 हो तो किलो, फिर 3 के पावर में मल्टीप्लाई, 6 हो तो मेगा, 9 हो तो गीगा, 12 हो तो टेरा, 15 हो तो पेटा, और 18 के लिए एक्सा यूज़ करते हैं। यानी कि आपने कुछ किया और आपको कैलकुलेशन है 3.13 इंटू 10⁻18 मीटर मिला। समझ में आ रहा है। तो इसको मैं शॉर्ट में क्या लिख सकता हूँ, 3.13 इंटू लिखने की जरूरत नहीं, 10⁻18 किसके इक्विवेलेंट है, एक्सा का, तो ई लिखूंगा और एम लिख दूंगा अंदर। समझ में आ रहा है। और ध्यान रखो कि ये चीज़ निकाल के ऊपर के सारे यूनिट के लेटर क्या है, कैपिटल है, यानी कि पॉजिटिव पावर में मोस्टली जो यूनिट होते हैं वो किस में होते हैं, कैपिटल में होते हैं अंदर। उसी तरह अगर आपको 10 के नेगेटिव पावर मिलते हैं तो उसमें आपको क्या लिखना है, अगर -1 उसको हम डेसी लिखते हैं, फिर -2 हो तो उसको सेंटी लिखते हैं, फिर -3 हो तो मिली लिखते हैं, फिर माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो, बराबर। तो ये सारे यूनिट है वो आपको क्या करना है, रिकॉल रखना है, क्योंकि हमको फिजिक्स में जब भी डेटा दिया होगा वो बोलेंगे कि भाई 1.6 इंटू 10⁻⁻6 ऐसा नहीं लेगा, वो बोलेंगे 1.6 माइक्रोमीटर है अंदर। तो हमको पता होना चाहिए कि माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻6 होता है अंदर। समझ में आ रहा है अंदर, बराबर। तो ये टेबल आपको क्या करना है, अच्छे से एक चार्ट बना दो और आपके जो स्टडी टेबल हो कहीं पे वहाँ पे चिपका दो, क्योंकि इसका हमको बहुत सारी बार क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा अंदर, बराबर। तो ये टेबल आपको क्या करना है, अच्छे से लर्न करना है, और कोई भी आपको पार्ट हो आपको पता चल जाना कि भाई सिंबल के हिसाब से कौन सा उसका पावर है अंदर। समझ में आ गया। या तो फिर अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके भी उसको याद रखना है तो रख सकते हैं अंदर। समझ में आ गया सबको। तो आज हमने क्या किया, इतना पार्ट तक कंप्लीट किया। आगे के पार्ट में हम कुछ एग्जाम्पल देख के नेक्स्ट थियरी जो होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, in past video we are starting our new chapter, that is unit and measurement. Okay, and in that video we are clear our concept regarding what is the physical quantity, what are their unit, what are the SI system, and what is the importance of it. Okay, so in SI system we are said that finally that there are only 7 physical quantities are involved in this SI system, and other are considered, and these are kind of fundamental quantity, and other are considered as the what, derived quantity.
Okay, now in this video we are talking about the two extra unit which are not of the physics but they are of the mathematics. Okay, and they are named as a supplementary physical quantity for SI system. Okay, so there are the two additional supplementary quantities of the SI system and they are named as plane angle and second one is the solid angle. ओके तो यहाँ पे आपको दो ऐसे एक्स्ट्रा यूनिट दिए गए हैं यानी कि फिजिकल क्वांटिटी दी है जिसको हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं और उनके जो रिस्पेक्टेड यूनिट है उनको हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट बोलेंगे। ये एक्चुअल में फिजिक्स के नहीं है, ये मैथ्स के है, पर मैथ्स और फिजिक्स दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और बहुत सारी जगह हम क्या करते हैं भाई, फिजिक्स के और मैथ्स के प्रिंसिपल हम फिजिक्स में यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये दो यूनिट है उनका क्या है, अपने आप में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है अंदर। समझ में आ रहा है? अभी आपको लगेगा कि ये दो आए क्यों हैं यहाँ पे अंदर, बराबर। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम फिजिक्स में हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो एक प्रॉब्लम ऐसा होता है जिसमें रोटेशन की बात होती है और दूसरा प्रॉब्लम ऐसा होता है जिसमें हम लीनियर थिंग्स की बात करें, मोशन की बात करें। तो जब हम रोटेशनल थिंग को लीनियर में यूज़ करना हो या तो लीनियर थिंग की चीज़ों को हमको रोटेशनल में यूज़ करना हो तब जाके ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अंदर, बराबर। तो उसका इंपॉर्टेंस कैसे है, हम जैसे जैसे थियरी देखेंगे तब हमको पता चलेगा। अब ये प्लेन एंगल है तो है क्या, बराबर। तो आपने 9-10 में एक चीज़ पढ़ी होगी कि जैसे एक सर्कल ड्रॉ किया, उसके सेंटर से आप क्या करो, दो लाइन रेडियस ड्रॉ करो, यहाँ पे कुछ एंगल होगा तो ये आपकी क्या बनेगी, आर्क लेंथ बनेगी। और ये जो आर्क लेंथ है उसका इक्वेशन आपने क्या लिखा था, बराबर, रेडियस इनटू एंगल ऐसा लिखते थे कि नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पे एंगल को क्वेश्चन मार्क बना दो अंदर, तो एंगल इक्वल टू क्या होगा, आर्क डिवाइड बाय रेडियस होगा। यानी कि आपने जो पढ़ा वही का वही है, वही इसकी डेफिनेशन है। देखो आर्क डिवाइड बाय रेडियस, यानी कि प्लेन एंगल की डेफिनेशन क्या दी गई है, वो रेशियो है, किसका है, आर्क ऑफ द सर्कल एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी कि जो भी सर्कल का आर्क है और उसकी जो रेडियस है, ये दोनों का रेशियो लेके तो आपको क्या मिलेगा भाई, प्लेन एंगल मिलेगा अंदर। समझ में आ रहा है? अभी आपको लगेगा ये एंगल क्या, कि प्लेन क्यों लगा है सर, एंगल क्यों अकेला नहीं बोल रहा है। तो एक्चुअल में ऐसा है कि जब आप सर्कल ड्रॉ कर रहे हो, बराबर, तो वो 2 डायमेंशनल थिंग है अंदर। यानी कि आप एक पेपर पे सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, एक लाइन पे सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, आप नहीं कर सकते अंदर। समझ में आ रहा है? आप ऐसा एक रेक्टेंगल बॉक्स हो या रेक्टेंगल पेपर हो उस पर ड्रॉ कर सकते, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल, जिसकी लेंथ हो, ब्रेथ हो, या तो फिर जिसको हम एक्स और वाई प्लेन में डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो उसको हम 2 डायमेंशनल थिंग बोलते हैं। और 2 डायमेंशनल थिंग अल्टीमेटली आर कंसिडर प्लेन, बराबर। जो भी 2 डायमेंशन की चीज़ होगी उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पे प्लेन एंगल बोला है अंदर। समझ में आ गया? तो यहाँ पे प्लेन एंगल की फिगर इस तरह से कुछ बनेगी कि आप क्या करो कि आपका एक पॉइंट लो, वहाँ से सेम डिस्टेंस डाल लो और यहाँ से क्या करो, रेडियस वाले एक आर्क ड्रॉ करो, बराबर। तो आपको प्लेन एंगल का कुछ क्या मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा कि ये जो आर्क है उसकी लेंथ और डिवाइड बाय रेडियस करोगे तो आपको मिल जाएगा। अभी ये तो फिजिकल क्वांटिटी है, अभी इसका कुछ आंसर मुझे मिलेगा, तो इसका आंसर है, उसका यूनिट हम क्या लिखते हैं अंदर, रेडियन लिखते हैं अंदर। क्या लिखते हैं, रेडियन लिखते हैं। यानी कि जो प्लेन एंगल है उसका जो यूनिट है जिसको हम सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं, फर्स्ट सप्लीमेंट्री यूनिट का नाम क्या है, रेडियन है अंदर, बराबर। और ये रेडियन है वो कौन सी सिस्टम का पार्ट है, हम जो नॉर्मल 1 से लेकर 10 की सिस्टम जो यूज़ किया यानी कि डेसिमल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसका ये एक है ना पार्ट है रेडियन, बराबर है। समझ में आ गया? पर आपने देखा होगा हम जब भी यहाँ पे एंगल लेते हैं वो तो हम क्या लिखते हैं, 30 डिग्री 60 डिग्री ऐसा लिखते हैं। तो ये रेडियन आया तो है क्या, क्या ये डिग्री है या तो फिर कुछ अलग है? तो एक्चुअल में क्या है, वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पे क्या किया गया कि भाई आपके पास जो रेडियस है, बराबर, और आपके पास जो आर्क लेंथ है उसमें कुछ उन्होंने सेटलमेंट किया। उन्होंने क्या किया, जितनी रेडियस नहीं, यानी कि यहाँ पे उनको जो आर्क लेंथ मिल रहा था उतनी ही साइज़ की उन्होंने रेडियस डिज़ाइन करने का ट्राई किया। यानी कि उन्होंने ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाया ताकि आर्क की वैल्यू और आर्क लेंथ की वैल्यू दोनों की क्या मिले, सेम मिले, बराबर। तो अकॉर्डिंग टू आर इक्वेशन ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गया तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएंगी, बराबर। तो वो टाइम पे उनको थीटा क्या मिला, 1 रेडियन मिला मैथमेटिकली। और फिर उन्होंने क्या किया, प्रोटेक्टर रख के यहाँ पे चेक किया कि थीटा का डिग्री में क्या वैल्यू मिलता है अंदर। समझ में आया? तो उसके हिसाब से उनको पता चला कि जिसको हम 1 रेडियन बोलते हैं उसका मतलब 1 डिग्री नहीं है, यहाँ पे कुछ अलग ही वैल्यू डिग्री की मिल रही है अंदर। समझ में आ रहा है सबको, यस और नो?
बराबर। तो फाइनली यहाँ पे रेडियन और डिग्री का रिलेशन जानना हमारे लिए क्या हो गया, ज़रूरी हो गया अंदर, बराबर। तो हमने देखा होगा कि आप सरफेस एरिया वॉल्यूम की बात कर रहे हो, तो सपोज आपके पास रेक्टेंगल हो तो उसके लिए हम क्या लिखते थे, L इंटू बी, या तो फिर उसका सरफेस एरिया लिखे तो 2L प्लस बी ऐसा लिखते थे। ट्राइंगल हो, कोई भी शेप हो, उसमें जो भी आप यहाँ पे वेरिएबल लेते थे वो शेप का कुछ ना कुछ हिस्सा था। पर जब आप सर्कल की